So in the last class we talked about what is trading account and what is manufacturing account. अब आज हम लोग उसका फॉर्मेट समझने की कोशिश करेंगे that what is how do you make the format of a trading account and manufacturing account before entering into the elements of trading account. ठीक है, तो स्क्रीन पे क्लियरली दिखाई दे रहा है? Yes sir. Okay, so before we start the format, मैं इसके अंदर कुछ small थोड़े changes बता रहा हूँ आपको, which you would require when you would try to make the trading account and manufacturing account. You should know what are the basic content before starting the trading account. सबसे ऊपर you will mention the name of the company, then you will write trading account, and then you will write for the period ended or for the period as on 31st March or whatever that is. बिल्कुल exactly जैसे आपने जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस के ऊपर हेडिंग्स डाले थे, बिल्कुल वैसे ही हेडिंग्स आप यहां पर भी डालेंगे. राइट, क्लियर? तो सबसे ऊपर द कंपनीज नेम, राइट, देन द ट्रेडिंग अकाउंट, एंड देन फॉर द पीरियड एंडेड और या कुछ भी ऐसा आप लिखेंगे. सॉरी, जस्ट अ मिनट, आई विल टेक दिस कॉल. Yeah, so जो ऊपर का हेडिंग है that will be very very clear. First the company's name, then the trading account, and then the period ended. The same will happen for manufacturing account as well. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी बिल्कुल ऐसी ही हेडिंग डलेगी. उसके बाद दोनों साइड में आपने डेबिट और क्रेडिट जहां पे लिखा है वहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही लिखा रहेगा. ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स बिल्कुल सेम है. देन द स्मॉल कॉलम, एक बहुत छोटा सा कॉलम यहां पर बनेगा, मैं स्क्रीन पर इंडिकेट कर रहा हूं, वहां पे बताना. ये छोटा सा कॉलम बनेगा यहां पर, और उस कॉलम का नाम होगा लेजर फोलियो, LF. क्लियर? लेजर फोलियो, LF. और उसके बाद आपका अमाउंट, देन द क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक छोटा सा कॉलम और बनेगा विच विल बी लेजर फोलियो, और फिर आएगा अमाउंट. क्लियर? Yes sir. ओके, गुड. ठीक है, देन ये फॉर्मेट होगा. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन तीनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है. देयर इज नो डिफरेंस. क्लियर? Yes अब sir. पॉइंट ये आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स आप लिखेंगे. राइट, व्हेन यू ओपन अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स अलग अलग लिखे हुए होते हैं. यू रिमेंबर द ट्रायल बैलेंस दैट यू मेड, उसमें कैश, बैंक, डेटर्स के अलग अलग नाम, क्रेडिटर्स के नाम, उनके बैलेंसेस या तो डेबिट में या फिर क्रेडिट में लिखे हुए होते हैं. ठीक है, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब लिखा हुआ होता है. अब क्या क्या चीजें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगी, ये मैंने आपको एक दिन पिछली क्लास में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपका बिजनेस का काम है, कोर बिजनेस का काम है, क्या आप खरीदते और बेचते हैं, उससे रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, परचेज ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ मटेरियल, और परचेज और सेल्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर आप करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग इनकम. तो वो आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखेंगे. जितने एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, और जितने आपके इनकम है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी. तो एक एक करके मैं आइटम्स आपको बताऊंगा. ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल एंड में बताऊंगा कि ये दोनों यहां पर क्यों है. इन द डेबिट साइड, फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज परचेजेस. टू परचेजेस, क्योंकि ये अकाउंट है इसलिए इसमें आप टू और बाय वर्ड का यूज करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली लेजर अकाउंट की तरह. तो टू परचेजेस आप लिखेंगे, एंड आउट ऑफ द टोटल ऑफ द परचेजेस यू विल डिडक्ट परचेज रिटर्न्स. जितना भी परचेज आपने किया था उसमें से कुछ सामान आप वापस कर देते हैं, कई बार खराब हो जाता है या वट एवर इट इज. फॉर दैट रीजन परचेज रिटर्न्स अगर है तो परचेजेस में से उसको डिडक्ट कर लेंगे. ये आप इस कॉलम के अंदर ही करेंगे, और जो भी जो अमाउंट होगा डिडक्ट करने के बाद उसको यहाँ पे लिखेंगे. तो यहाँ परचेज के आगे परचेज, परचेज रिटर्न्स के आगे परचेज रिटर्न्स का अमाउंट,
डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा वो यहां पर लिखेंगे आप, ठीक है। वेजेस, वेजेस इज पेड टू द लेबर विच इज इन्वॉल्व इन डायरेक्ट प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द कंपनी। वेजेस ओनली डायरेक्ट लेबर जो उसमें इन्वॉल्व है। कस्टम्स और इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स और इंपोर्ट ड्यूटी आप कब पे करते हैं? जब आप किसी सामान को या तो बना रहे हैं या फिर किसी कंट्री से निकाल करके ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करते हैं आप, तो जो पोर्ट ऑफ एंट्री होती है वहां पर आपको कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कितना वे करता है उसको कस्टम्स डिपार्टमेंट वे करता है कि कितना उसका वेट है और उसके हिसाब से उस पर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी बनेगी, किस टाइप का प्रोडक्ट है, कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है कंट्री के अंदर जब आप एंटर करते हैं उस सामान को लेकर। तो अगर आप इंपोर्ट में इन्वॉल्व है तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लगती है। तो देयर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट फॉर ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इन द कंट्री फॉर सेल, ठीक। इंपोर्ट क्या है? बेसिकली फॉरेन ट्रेड है, होम ट्रेड की बजाय फॉरेन ट्रेड है। बाहर से आप सामान मंगाकर इंडिया में बेचते हैं, राइट। बहुत सारा सामान इंडिया में चाइना से आकर बिकता है। तो जहां पर जिस पोर्ट पर आप एंटर करते हैं सामान लेकर के, वहां पर जो ड्यूटी लगेगी दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी। कैरेज एक्सपेंसेस, उसको उठा करके सामान को लाने का खर्चा, ट्रक पे लाए आप, ट्रैक्टर पे लाए, ठेले पे लाए, जो भी सामान पर आप जिस भी तरीके से उसको उठा करके कैरेज करके लाए हैं उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पर आप डेबिट करेंगे। सो टू कैरेज एक्सपेंसेस। टू रॉयल्टी, व्हाई आई एम सेइंग रॉयल्टी ओवर हियर, आप लोगों को शायद रॉयल्टी का आइडिया ना हो, जिसे हो बहुत अच्छा, नहीं है तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। रॉयल्टी होती है जब आपके पास कोई ऐसी एसेट होती है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ टैलेंट और स्किल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप उस एसेट को लीज कर देते हैं। और जिसके पास वो लेबर, वो एफिशिएंसी, वो टैलेंट, वो स्किल होती है, वो उसका यूज करके उस पर जितना पैसा कमाता है उसका सम परसेंटेज आपको पे कर देता है। दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। दिस इज सिमिलर टू कॉपीराइट, दिस इज सिमिलर टू पेटेंट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे मेरे पास एक कोल माइन है, मान लीजिए कोयले की खदान है, बट मेरे पास खदान है, मेरे पास और कोई रिसोर्स नहीं है, मेरे पास लेबर नहीं है, मेरे पास मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, आप लोगों में से किसी के पास वो कंपनी है, तो मैंने आप लोगों को कांटेक्ट किया और आपसे बोला कि भाई ये मेरे पास खदान है, आप एक काम करिए 10 साल के लिए इसको लीज ले लीजिए और इसके ऊपर जो भी काम आपको करना है करिए, जो पैसा आप कमाएंगे उसका 20% मेरा। तो वो जो 20% चार्ज है दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। तो ऑब्वियसली क्योंकि दैट इज डायरेक्टली बीइंग स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ माइनिंग ऑफ कोल, तो वो जो मटेरियल निकाला जा रहा है और फिर बाहर उसका यूज के लिए उसको बेचा जा रहा है, उसके ऊपर 20% खर्चा आप कर रहे हो, तो दैट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। आप उसके ओनर को रॉयल्टी पे कर रहे हो, उस माइन के ओनर को, तो इसलिए उस खर्चे को भी आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानते हैं और ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालते हैं। इसके अलावा जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मशीनरी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, वॉट एवर इट इज, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद आप कई बार सामान पैक करते हो, बिना पैक किए सामान बिकता नहीं है, तो दोस पैकिंग एक्सपेंसेस विल आल्सो बी कंसिडर्ड अंडर दिस। इसके अलावा आप फैक्ट्री का जो रेंट पे करते हैं, राइट, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो भी इसमें आएगा, राइट। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर जो फ्यूल यूज होता है, कई बार आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां जलती हैं, उसके अंदर कोयला होता है, उसके अंदर कई बार तेल डलता है, तो भट्टियों के ऊपर कई चीजें बनाई जाती हैं कई फैक्ट्रीज के अंदर, तो वो जो भी एक्सपेंडिचर उस फ्यूल के तौर पर आप कर रहे हैं, दैट फ्यूल इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। टू फ्यूल एक्सपेंसेस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट यू वर पेइंग फॉर द फैक्ट्री, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑब्वियसली विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए वो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंडर काउंट होता है। तो वो टू फ्यूल या टू पावर, राइट, या टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरीके के एक्सपेंसेस वो भी इसमें आएंगे। और जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट की ट्रेडिंग के लिए हो रहे हैं वो यहां पर आएंगे। क्लियर? अब इस फॉर्मेट में गलती ये है कि यहां पर टोटल लिखा हुआ है, तो इग्नोर कर दो इसको, यू वुड नॉट राइट अ टोटल ओवर हियर, ये टोटल को इग्नोर कर दीजिए। अब आ जाइए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जनरली एक ही आइटम होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। जनरली एक ही आइटम होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। तो सेल्स तो ऑब्वियसली क्योंकि जितना सामान आपने, जितनी मेहनत करके इस ये सारा खर्चा करके आपने सामान बनाया,
तो उसके बाद आप उसे मार्केट में बेचेंगे, या फिर आप खरीद करके लाए, इंपोर्ट करके लाए, उसके बाद आप सामान बेचेंगे, राइट। तो वो जो आप सामान बेचते हैं उसमें से कुछ सामान रिटर्न आ जाता है, सेल्स रिटर्न्स, रूटीन एक्टिविटी है, खराब होगा, नॉट एज पर रिक्वायरमेंट होगा, एक्स्ट्रा दे दिया होगा, तो वो सेल्स आप रिटर्न करके डिडक्ट करके जितना अमाउंट होगा जहां फाइनल कॉलम में लिखेंगे सेल्स, बाय सेल्स, ठीक। अब आती है बात व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक एंड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों हमारे लिए एक तरीके से एसेट होते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब आप ये अकाउंट्स ओपन करते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ पुराना सामान रखा हुआ होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो पुराना स्टॉक में से कुछ ना कुछ सामान आपके पास रखा हुआ होगा, तो वो इस साल आपके लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, राइट। दैट इज अवेलेबल फॉर सेल, तो वो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, राइट। दैट इज रेडी फॉर यू टू सेल, तो वो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से आपके लिए परचेज है, एक तरीके से आपके लिए लाइबिलिटी है, खर्चा है आपके पास, तो आप उसको यहां लिखेंगे। और जब साल का एंड आता है, जब सामान बिक गया, बना करके बेच दिया या खरीद करके बेच दिया, कुछ सामान आपके पास बच जाएगा, जो सामान बच जाता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर यू बट दैट विल रिमेन विथ यू। यू कैन ऑब्वियसली उसको बेच करके तुरंत आप उसको कैश कर सकते हो, एनकैश कर सकते हो मार्केट के अंदर, तो ये वो बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को जो दिख रहा है, ये अगले साल 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। समझ में आई ये चीज? ये चीज समझ में आई? यस सर। क्लियर है? तो जो आज लास्ट डे ईयर का जो है, जो उसका क्लोजिंग स्टॉक है, जो हमको दिख रहा है, जो हमारे पास फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो, वो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को, नेक्स्ट फर्स्ट डेट पर ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा एंड यू कैन यूज इट फॉर योर प्रोडक्शन और ट्रेडिंग पर्पसेस। तो इसीलिए आप एक बार उसको डेबिट करते हैं, एक बार उसको क्रेडिट करते हैं, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट साइड में बैलेंस हो जाती है। क्लियर? मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग भी पिछली क्लास में बताई थी कि कैसे चीजें, अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, कैसे बैलेंसेस न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये समझ में आया व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक एंड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? वेरी सिंपल, ठीक है। अब आप इन सबका टोटल करेंगे रफ में, यहां पे कोई टोटल नहीं करेगा, पहले आप रफ में देखेंगे। यूजुअली क्रेडिट साइड ज्यादा आती है, डेबिट साइड कम आती है टोटल्स में। तो जब आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आप यहां पर टोटल लिखेंगे, जहां पर भी 1-2 लाइन छोड़कर, जहां पर आपका लास्ट एक्सपेंडिचर का लाइन आ रहा है, लास्ट इनकम का लाइन आ रहा है, उससे कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद टोटल करिए। और टोटल करने के बाद ये देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा है। ये एग्जैक्टली बैलेंसिंग आप लेजर अकाउंट्स की तरह करेंगे। तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज्यादा है तो यहां पर टोटल लिखिए उसका कितना है, उस टोटल को यहां पर कॉपी करिए, यू विल कॉपी द टोटल ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद जो डेबिट साइड का टोटल है उसमें से उसको डिडक्ट कर दीजिए, जितना बैलेंस है दैट इज कॉल्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट? तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट है, बिकॉज योर क्रेडिट साइड इज हेवियर देन योर डेबिट साइड। तो आप इसी तरह से लिखेंगे बिल्कुल, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? अब अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, राइट, दैट इज अ लॉस एक्टिविटी। खर्चे आपके ज्यादा हैं, इनकम आपकी कम है। क्रेडिट, अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, विच मींस इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंडिचर, and the reverse condition is your expenditure is more than your income, that means there is a loss। तो आप पहले इधर का टोटल कॉपी करेंगे, यहां टोटल करेंगे, उसको कॉपी यहां करेंगे और इसके ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। और यहां पर उसको लिख लेंगे। मैंने जो बोला 2-3 लाइन छोड़ेंगे वो इसीलिए ताकि आप ये लाइन लिख सके बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एग्जैक्टली उसके सामने लॉस का अमाउंट, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट का अमाउंट।
क्लियर? अब एग्जैक्टली इस अकाउंट के नीचे एक्सटेंडेड इसी फॉर्मेट को आप आगे बनाएंगे, इसी फॉर्मेट को आगे एक्सटेंड करेंगे नीचे, बिल्कुल सारे कॉलम्स एज दे आर। प्रॉफिट यहां पे हुआ है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, अमाउंट आया एक्स, उसको एग्जैक्टली क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये डेबिट साइड में जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है उसको ट्रांसफर करेंगे आप यहां पर, नई डेट डालेंगे और लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर ग्रॉस लॉस है तो उसको आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, और वो अमाउंट यहां पर लिख देंगे। अब ये जो मैंने आपको नीचे एक्सटेंशन करने को बोला, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी के नीचे एक्सटेंडेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। मैंने पहली क्लास में बताया था ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनता है, कभी भी अलग अलग नहीं बनता है, ठीक? और टॉप पर जो हेडिंग होगी आपकी, जैसे मैंने बताया, कंपनी का नाम, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फॉर द पीरियड एंडेड सो एंड सो, या एज ऑन करके डेट डाल सकते हो आप 31 मार्च। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई स्टूडेंट जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो यहां पर? ये थोड़ा सा टेक्निकल होता जा रहा है अब धीरे धीरे। एवरीबडी विल हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके गुड, चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है ये मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। दिस एक्चुअली कैलकुलेट्स द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फॉर योर बिजनेस which has been incurred within a period, within accounting period. इसमें क्या है? इसमें आप सारे तरीके के indirect other expenditure और other income apart from what has happened directly on the production और trading, उसको हटा करके जितने और खर्चे होते हैं वो सारे आप इस अकाउंट में डालते हैं, राइट? और again net profit will be there if your expenditure is less than your income, and if your expenditure is more than your income, then there is a net loss, right? All expenses and incomes which are not entered into trading account will be entered over here. वो सारे खर्चे और वो सारे इनकम जो आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं डाल पाए हैं, वो एक्सपेंसेस और इनकम्स यहां पर आएंगी। क्लियर? Profit and loss statement, this is actually wrong. Profit and loss is an account. Profit and loss account is considered one of the most important documents for keeping an eye on the financial health of the business. अब आपको ये मैं बता दूं कि सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने डाल दिए ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं। ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट बोला जाता है? क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप कितना खर्चा ऐसा कर रहे हैं जिसका बिजनेस में डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है बट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। क्या इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, या इनडायरेक्ट इनकम जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बिकॉज इट अल्टीमेटली गिव्स यू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आपने बैंक से लोन लिया है, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये इंटरेस्ट यहां पर आएगा। कैपिटल ऑन कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट है, कैपिटल पे ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट है, वो यहां पर आ रहा है, राइट? खर्चा। तो ये चीजें यहां पर आ रही हैं। और अलग अलग तरीके के नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, उसके भी खर्चे होते हैं, वो भी यहां आ सकते हैं। बैड डेट्स हो गई, कोई चीज, कोई बिजनेस में कुछ पैसा था, किसी को आपको देना था, मतलब यू वर सपोज टू रिसीव द मनी फ्रॉम सम डेटर, वो पैसा आपके पास नहीं आया, वो डूब गया, उसकी कंपनी ने मना कर दिया कि उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं दे सकती, तो वो एक तरीके का लॉस या एक्सपेंडिचर है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर होंगी, तो आपको आइडिया होगा कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली बिजनेस को इंपैक्ट कर रही हैं और उसकी वजह से इनडायरेक्टली मेरा नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट में से जितना आप एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे उतना आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर इज योर नेट प्रॉफिट।
तो नेट प्रॉफिट जितना कम होगा उसका मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉसेस और एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो रहे हैं. ठीक. What is the importance of profit and loss account? First thing is that what amount of net profit is earned or what amount of net loss has been incurred by the business. ये सबसे पहली चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलती है. This is the most important account which tells you about whether the business is efficiently running or not by comparing the profit and loss of two accounting periods. पिछले साल का भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, उससे पिछले साल का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, इस साल का भी होगा. तो आप 1, 2, 3, 4 जितने साल चाहे उतने साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में रख के कंपेयर कर सकते हैं कि किस साल आपको नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ, किस साल नेट प्रॉफिट कम हुआ, या किस साल आपको नेट लॉस हो रहा है और क्यों हो रहा है. इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं हुआ, आपको ग्रॉस लॉस हो गया. सेल्स आपकी बहुत कम थी फॉर एग्जांपल, या सेल तो अच्छी थी लेकिन आपके बहुत सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए, बहुत सारे लॉसेस हो गए आपको. तो ये सारी चीजें आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, जो आपको बहुत अच्छे से आइडिया दे सकता है कि आपका पैसा कहां पर लीक हो रहा है, कहां पर एडिशनल एक्सपेंडिचर या एडिशनल लॉसेस हो रहे हैं. It helps in taking effective control steps by analyzing various expenses listed in the profit and loss account for two accounting periods. Again, not just two, many accounting periods you can consider together. और फिर आप स्टेप्स ले सकते हो जिससे उन लॉसेस को या उन एक्सपेंडिचर्स को आप कर्व कर सकते हो, कम कर सकते हो, कर्टेल कर सकते हो, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े. प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब आपके खर्चे कम होंगे. घर में भी सेविंग कब बढ़ती है? जब आपके खर्चे कम होते हैं. तो हर बिजनेस जो है एक्सपेंशन करना चाहता है, हर बिजनेस अगले साल ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन अगर आप अपने खर्चे लगातार बढ़ाएंगे तो आप प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाएंगे. राइट. इट अलाउज द एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द कमिंग ईयर्स. पिछले साल के जितने प्रॉफिट्स आपको हुए हैं नेट प्रॉफिट, उसके बेस पर आप एस्टिमेशन भी कर सकते हैं कि अगले साल आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है. हर साल मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया, एक साल आपने 100 कमाया, दूसरे साल आपने 105, तीसरे 110, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो कि चौथे साल आपको 5% प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर साल आपको 5% हो रहा है. तो इस तरह से आप एस्टिमेशन भी कर सकते हो. फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल. इस फॉर्मेट के अंदर ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है. क्लियर. बस आपको कुछ नहीं करना है. इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर लेजर फोलियो का अकाउंट ये एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे बनेगा. तो जब आप ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना एक साथ शुरू करते हो तो उसमें बस ऊपर हेडिंग लिख देते हो, कंपनी का नाम, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड सो एंड सो. पूरा फॉर्मेट एक साथ पूरे पेज में बना लीजिए लंबा, क्योंकि बीच में आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के उसको वैसे भी ट्रांसफर करेंगे. तो पूरे पेज में आप एक लंबा फॉर्मेट बना दीजिए. बस यहां पर लेजर फोलियो का कॉलम मत भूलिएगा. तो ये दो अलग अलग फॉर्मेट्स नहीं है, एक्चुअली एक ही फॉर्मेट में पूरा का पूरा अकाउंट बनता है, बिकॉज इट्स बोथ आर अकाउंट्स. ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर अकाउंट्स. अब इसके अंदर देखिए किस किस तरीके की चीजें आती हैं. सो फॉर एग्जांपल सैलरीज, एक तो ग्रॉस लॉस आएगा या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. सबसे पहले तो वो फिगर आएगी ऊपर से. ठीक है. दूसरा आएगा डेबिट साइड में, देखिए कैसे एक्सपेंसेस या कैसे लॉसेस आते हैं. salaries you are paying to employees who are not directly involved in the production of product or service or in the trading of product and service. They are probably office managers, they are probably general managers जिनका directly production से कोई लेना देना नहीं है. right. marketing managers जो सामान मार्केट में ले जाके बेचते हैं, उनका ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फॉर एग्जांपल. राइट. मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आर्मी का. बहुत अच्छा सा एग्जांपल एक आर्मी का दूंगा जिससे आपको और इजीली समझ में आएगा. आर्मी का कोर फंक्शन क्या है? आर्मी का कोर बिजनेस क्या है? कोई बता सकता है? एनीबडी who can tell me what is the core business of Indian Army? पॉपुलेशन को बेसिकली प्रोटेक्ट करना. एब्सोल्युटली. या मत इंडियन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, इंडिया को एज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी बचा के रखना. राइट. दैट इज वन. व्हाट इज सेकंड? कोई आपके ऊपर अटैक करे तो उसे डिफेंड करना. राइट. दो जॉब्स हैं आर्मी की मेजर.
तीसरी जॉब जो होती है वो इमरजेंसी जॉब होती है, अगर इफ दे हैव बीन कॉल्ड फॉर सम इमरजेंसी ऑपरेशन दे विल कम एंड ऑपरेट। अब आर्मी में लोग इस काम में इन्वॉल्व आर्मी में जो लोग इस काम के लिए इन्वॉल्व हैं, जो फाइट करेंगे बॉर्डर पर, बॉर्डर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, वो तो कोर जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी को आप ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालेंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको ताकि आपको क्लियरली पता चले। लेकिन जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक चला रहे हैं, जो लोग जैसे फॉर एग्जांपल स्टोर्स में काम कर रहे हैं, स्टोर्स में ड्यूटी दे रहे हैं कि आर्मी की जो सप्लाईज होती हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैंटीन चला रहे हैं, राइट, मेस चला रहे हैं, मेस में ऑफिसर से लेकर खाना बनाने वाला और साफ करने वाले तक होते हैं, तो ये सब कौन है? ये लोग ग्राउंड स्टाफ हैं, राइट। अकाउंटेंट्स होते हैं आर्मी में, अकाउंट्स मैनेजर्स होते हैं आर्मी में, उनकी भी पोस्ट बिल्कुल आर्मी में कर्नल ब्रिगेडियर रैंक की भी होती है, लेकिन बट दे आर डूइंग देयर बेसिक stand up jobs at the ground so that people at the borders, people at the forefront of army, they are able to protect everybody, right? तो वो जो लोग हैं जो लॉजिस्टिक्स का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, ये लोगों की सैलरीज जो हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। सो आर यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? आपको समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? जो वेजेस सैलरीज मैन्युफैक्चरिंग में जा रही हैं और जो वेजेस एंड सैलरीज नीचे आ रही हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यू गॉट द डिफरेंस? यस सर। ओके, गुड। चलिए, ऐसे ही रेंट, फैक्ट्री रेंट नहीं, कोई और बिल्डिंग, कोई और ऑफिस आपने खोल रखा है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अलग होते हैं और हेड ऑफिसेज अलग होते हैं, राइट? बड़ी कंपनीज होती हैं, हेड ऑफिसेज, रजिस्टर्ड ऑफिसेज या ब्रांच ऑफिसेज अलग होते हैं, तो उनके जो हैं उनके रेंट लग जाते हैं। तो ऑफिस का जो रेंट जाता है that is not considered the direct expenditure, that is an indirect expenditure. कमीशन सेल जितनी करते हैं आप, उसमें कई बार ऐसा होता है जो आपके मिडिलमैन होते हैं उनको आप कमीशन देते हैं कि अगर आप इतना सामान बेचोगे तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, इतना सामान बेचोगे तो इतना गिफ्ट देंगे, तो जो गिफ्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है that is called commission. तो again this is sales related, this is not trading, this is not manufacturing related. Advertisements क्या होते हैं? फ्रीडम होती है आपको, कंपनी कई चीजों को एडवर्टाइज करती है, जरूरी नहीं है उसके बदले में आपको सेल मिलेगी ही मिलेगी, बट अगेन दिस इज अ सेल रिलेटेड एक्टिविटी, इट हैज नथिंग टू डू विद ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नथिंग। जो आपने सामान बनाया है, आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप ये सामान बनाते या बेचते हो, तो एडवर्टीजमेंट का भी डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता। बैड डेट्स, मैंने आपको बताया, कुछ पैसा आपका किसी डेटर के पास था, उसने आपको टाइमली पे नहीं किया और बाद में उसने मना कर दिया कि अब मैं पे नहीं कर सकता, सो दैट हैज बिकम अ बैड डेट फॉर यू, तो वो भी आप यहाँ पर लाएंगे। Any discount that you have offered which is not on, which is on sales, for example purchase पे अगर कुछ होता है तो वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। जो सेल्स के ऊपर डिस्काउंट ऑफर किया आपने वो यहाँ पर आएगा। ऐसे ही अगर आप क्रेडिट साइड में देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, any loan that you have given, any deposits that you have kept with bank will give you interest, debtor will give you interest, तो वो इंटरेस्ट जो यहाँ पर है वो आप किसी के लिए कमीशन की तरह काम करते हैं, आपकी कंपनी किसी को कमीशन के ऊपर काम करती है, किसी का सामान एज अ मिडिलमैन बेचती है तो आपको कमीशन मिलता है और डिस्काउंट रिसीव्ड। एंड फॉर एनी इनडायरेक्ट परचेजेस दैट यू हैव डन, कोई डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इस साइड में, क्रेडिट साइड में सारे इनकम है और डेबिट साइड में सारे लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर्स हैं। ग्रॉस लॉस एक लॉस है, बैड डेट्स एक लॉस है, राइट, और डिस्काउंट एक लॉस है, बाकी सब जो है एक्सपेंडिचर है, रेंट, सैलरीज, कमीशन, एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर देखिए इनकम जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन, it's a kind of gain, not a loss, it's a profit kind of thing. तो अब आप यहाँ पर भी दोनों साइड का टोटल रफ में करेंगे, देखेंगे डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। अगर क्रेडिट का ज्यादा है तो पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे। देखिए यहाँ पर इसने ठीक लिखा है, ऊपर इसने गलत लिखा था, ऊपर बाद में प्रॉफिट लिखा है, ऊपर टोटल लिखा है, ये गलत किया है इसने, यहां पर बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। तो यहां पर आप पहले टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, उसको यहां पर कॉपी करेंगे, इस साइड के टोटल से डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगा लिखेंगे नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, विच मींस योर एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम,
तो उसको यहां पर कॉपी करेंगे क्रेडिट साइड में, और यहां पर जो बैलेंस होगा इससे डिडक्ट करके वो आप लिखेंगे नेट लॉस कैरीड फॉरवर्ड टू कैपिटल अकाउंट और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. ओके, गुड। देन वी आर पॉजिंग हियर, हम यहीं पर पॉज कर लेते हैं, ठीक है। और लेट मी सी इफ आई कैन गिव यू एन असाइनमेंट टुडे। इसको प्लीज आप लोग घर पे जाइए और कोशिश करिए जितना आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस इट, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। चलिए, पहला असाइनमेंट प्लीज नोट कर लीजिए आप। एक्चुअली दो असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2। तो पहला असाइनमेंट नोट करिए, मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और दूसरा असाइनमेंट लिखिए, मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अलग अलग असाइनमेंट्स हैं। क्लियर? Yes, sir. मैं अभी इस स्काइप पर भी डाल देता हूं मैं कि क्या है, तो आप लोग इसको, कॉल भी रिकॉर्डेड है, ये मैं वापस डाल दूंगा उसमें गूगल में, तो आप लोग वहां पर ड्राइव, आप लोगों को एक्सेस मिल गया है ना? सबके पास एक्सेस है? Yes, sir. बस वहां से आप एक्सेस कर लीजिएगा, और प्रेजेंटेशन वहां पर ऑलरेडी है, सो यू कैन रेफर टू इट, यू कैन रेफर टू द बुक एज वेल। प्लीज बुक में भी रेफर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई चीज गलत है बुक के अंदर तो उसको छोड़ दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज में बता दूं, ठीक है? सर, अभी जो बुक है वही सेम है ना जो लास्ट साल थी? एब्सोल्युटली सेम है, बट जो सिलेबस है वो बदल गया है, तो जो सिलेबस बुक में नहीं है वो मैं आप लोगों को दूंगा, पूरा मटेरियल। ओके सर। ठीक है, और जो एडिशनल मटेरियल मैं आपको हर जो बुक में है वो भी दे रहा हूं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, उसमें देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है? यस सर। चलिए, सो नेक्स्ट क्लास इज एट 9:40 ऑन ट्यूसडे। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है उसमें टाइम टेबल में, मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ। आई डोंट नो, मेरे को जो टाइम टेबल दिया है उसमें ट्यूसडे को आपकी कोई क्लास है नहीं, बट दैट इज नॉट राइट। सुरभि मैम कह रही थी कि 9:40 को मेरी क्लास होती है, बट उसमें सोशल साइंसेज लिखी है, तो लेट मी स्पीक टू देम। तो जो भी होगा मैं आपको एक कॉल का शेड्यूल भेज दूंगा, ठीक है? ओके।